नमस्ते दोस्तों, ट्रू इंस्पिरेशनल सीरीज में फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जो शख्स के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं वो शख्स है शुभम अग्रवाल। और अभी रिसेंटली जो सीए का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उनमें ऑल ओवर इंडिया में 13 रैंक 13वां नंबर और सूरत में फर्स्ट रैंक जिन्होंने प्राप्त किया है, वैसे शुभम अग्रवाल जी के साथ हम मुलाकात करने जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस इंटरव्यू को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग टिप्स और स्ट्रेटेजी अग्रवाल जी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आइए ज्यादा वक्त न लेते हुए मुलाकात करते हैं शुभम जी के साथ। शुभम जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी इस ट्रू इंस्पिरेशनल सीरीज के अंदर। और दर्शक मित्रों, जो फ्रेंड्स आपको अभी सुन रहे हैं, थोड़ा बहुत बेसिक आपको इंट्रोडक्शन उसे पता चले, इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले सर आपका धन्यवाद आपको यहाँ पे बुलाने के लिए मुझे। और जैसे कि आपने कहा कि अभी मैं 13th रैंक आया, तो ये जान के मुझे काफ़ी मैं अच्छे से ही था, स्टार्टिंग से ही इसमें पढ़ाई में अच्छा था। जैसे जब हम सीपीटी से बात करते हैं, जैसे जो सीए की फर्स्ट लेवल एग्जाम होती है सीए सीपीटी, उसमें मैं सूरत में दूसरे नंबर पे था। और फिर जब सीए की जो सेकंड लेवल होती है सीए इंटरमीडिएट, उसमें मेरे कुछ 8 से 10 नंबर से मेरा रैंक रह गया था। तो फिर जब मैंने पढ़ाई की तो अच्छे से पढ़ाई की थी, और उसकी फिर इसका फलस्वरूप ये हुआ कि जैसे मेरे फाइनल में मैंने पहले दोनों लेवल पे रैंक नहीं था, तो फाइनल फिर मैंने रैंक स्कोर किया। अब जैसे और फिर मैंने 8 में सूरत से ही हूँ, ओरिजिनली मैं राजस्थान से आता हूँ। और जैसे हमारे परिवार में काफ़ी लोग सीए हैं, मेरे परिवार का 5वां सीए हूँ। तो जैसे मेरे चाचा भी सीए हैं, मेरे मौसा जी भी सीए हैं, तो इन सबको देख के ही मुझे सीए करने के बारे में प्रेरणा मिली। राइट, मतलब कहीं ना कहीं घर से ही माहौल मिला है आपको सीए का, और आज बेहतरीन सक्सेस हासिल कर चुके हैं। शुभम जी, मेजोरिटी जो स्टूडेंट है वो 11th-12th कॉमर्स या तो साइंस के स्टूडेंट होते हैं जो इस स्वप्न देखते हैं कि भाई मुझे सीए बनना है। तो पर्टिकुलर 11th-12th स्टैंडर्ड से उसे कौन कौन से सब्जेक्ट में पर्टिकुलर ध्यान रखना है और कौन सी बातों को बहुत बेखूबी ध्यान देना है ताकि वो आगे जाकर फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके? जैसे कि सीए में ऐसा कुछ है नहीं कि जैसे आप कॉमर्स से हो तो ही सीए कर सकते हो, राइट। कि यानी साइंस के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। जैसे हमारे जिसके अंदर मैंने आर्टिकलशिप की, सीए मेहुल शाह, वो पहले साइंस के स्टूडेंट थे, उसके बाद में उन्होंने आज ना फिर सीए किया और वो उन्होंने अच्छा रैंक प्राप्त किया और आज काफी अच्छा प्रैक्टिस है उनका। तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे जो कोर्स कॉमर्स से होते हैं तो उनको क्या होता है कि जैसे 11वीं और 12वीं में हमने जैसे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स से पढ़े होते हैं, तो ये फाउंडेशन में जो फर्स्ट लेवल में यही रहते हैं, तो हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहता है, तो जिसकी वजह से थोड़ी आसानी रहती है। तो अगर हम उन सब्जेक्ट पे जैसे 11th-12th में स्टार्टिंग से फोकस रहे तो हमारा जैसे फाउंडेशन अगर अच्छा रहा तो हमको अच्छा रहेगा। लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं तो वो भी कर सकते हैं, नहीं कैसा कोई बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हमने जैसे कि सिर्फ कॉमर्स से ही जो आते हैं वो सीए कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात आपने शुभम जी कहा, क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट को ये लगता है कि सीए जो है वो कॉमर्स के बाद ही आप कर सकते हैं। लेकिन आप साइंस है, लेकिन अगर आप साइंस से है, कॉमर्स से है, वो डजंट मैटर। साइंस वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं, ए ग्रुप वाले भी कर सकते हैं, बी ग्रुप वाले भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो फाउंडेशन के जो सब्जेक्ट है उनमें मेजोरिटी कॉमर्स बैकग्राउंड से सब्जेक्ट रहते हैं, तो आपको अलग से प्रिपेयर करना रहेगा जो आपको साइंस में नहीं आया होगा। तो आपके लिए स्टार्टिंग थोड़ा टफ है, लेकिन कर सकते हैं। और खास करके शुभम जी अगर बात करें तो जो स्टूडेंट ये सीए करना चाहते हैं, जो सीए फाइनल एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, उनको कौन सी बेसिक चीज जो ध्यान में रखनी चाहिए? अभी सबसे जरूरी चीज है रेगुलर होना। कि क्या होता है कि जैसे हमारी इंटरमीडिएट एग्जाम हुई, उसके 3 साल बाद में हमारी फाइनल एग्जाम होती है। तो सबका ये विचार रहता है कि हम आखिरी के 6 महीने में पढ़ें, पर इससे कुछ मतलब नहीं है। जैसे पढ़ते हैं, पास होते हैं, लेकिन जैसे हम रेगुलर है तो काफी अच्छा रहता है। कि जैसे कि आखिरी के जैसे 2-2.5 साल जब इंटरमीडिएट के 6 महीने बाद में हमारी जैसे रवि सर ने क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, तो फिर स्टार्टिंग में क्लासेस थोड़ी कम होती है, उसके बाद में थोड़ा लोड बढ़ जाता है। नहीं ऐसा कि स्टार्टिंग में हफ्ते में 3 दिन हुई, फिर डेली हुई, तो स्टार्टिंग से अगर हम पढ़ते रहेंगे तो हमारा फिर आखिरी में वजन का जैसे बोझ कम आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती है, क्योंकि जैसे जो मेरे जितने भी दोस्त, जैसे मेरे सीनियर है मनीष मोर करके, तो वो मेरे को यही गाइडेंस देते थे। उनका भी जैसे रैंक था जनवरी में कि तुम स्टार्टिंग से पढ़ो। वो मेरे को बार बार मैं यही बात बोलते थे, जैसे कि मैं गाइडेंस के लिए कभी उनको फोन करता तो वो बस यही बोलते कि आज स्टार्टिंग से तुम पढ़ो। ये बात को उन्होंने बहुत किया। और क्या होता है कि जैसे काफी लोग हम पढ़ते हैं कि 12 घंटे 16 घंटे पढ़ने का रहता है, पर मेरे से इतना लंबे समय तक बैठा नहीं जाता। तो मेरे को एक ही था कि मैं अगर स्टार्टिंग से करके रहूं तो आखिरी में समय कम लगेगा। इसके लिए मैंने स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर दिया। मैं और मेरे भाई हम दोनों साथ में पढ़ते थे जैसे। राइट। और मेजोरिटी शुभम जी, अगर आपकी ये जो सक्सेस के पीछे अगर कोई स्ट्रेटेजी की हम बात करें, आप कौन सी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी आजमाते थे ताकि ये आपको सक्सेस हासिल हुई? तो जैसे कि अभी मैंने कहा रेगुलर होना, तो मैं बस वही रेगुलरिटी देखता था। अभी क्या होता था कि जैसे हमारे स्टार्टिंग में क्लास हो गए थे, तो उसमें जो क्लास में करवाते हैं वो क्लास में मैं आके करता,
फिर अगर जैसे क्या होता है कि जैसे लो लीगल प्रोविजन रहते हैं तो वो काफ़ी जैसे बेयर लैंग्वेज में काफ़ी बड़े रहते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में उनके थोड़े नोट्स करके शॉर्ट कर देता, क्योंकि जैसे फिर आगे हम समय कम लगेगा। फिर जैसे अभी क्या होता है कि कुछ प्रोविजन रहते हैं तो उनके काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं, तो हम आखिर में हर क्वेश्चन कर नहीं सकते। तो जैसे अगर 20 क्वेश्चन है तो जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर लिए, ये 3 इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो कुछ बहुत बड़े प्रोविजंस है उसमें समझ लो कि ये 2 रिपीट हो गया तो उसके शॉर्ट में लिख लिया, ऐसे चार्ट वर्क बना लिए। तो ये शॉर्ट करने का मेरा स्ट्रेटेजी था कि आखिर में जब हम पढ़े तो मुझे पता रहे कि मेरे को कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, अब ऐसा रहे। तो पूरा समरी टाइप हो गया था। राइट। तो ये जो पर्टिकुलर आपकी जो स्ट्रेटेजी रहती थी उनमें मेजोरिटी अगर आपके स्केड्यूल की बात करें मॉर्निंग टू नाइट, तो बेसिक एवरेज आपका स्केड्यूल क्या रहता था और आप कितने घंटे की पढ़ाई आपकी एवरेज रहती थी? अभी जैसे कि मैंने कहा कि ज़्यादा लंबे समय से मेरे से बैठा नहीं जाता था, तो मैं 8 to 10 आवर्स का शेड्यूल बनाता था। ओके। तो फिर कभी क्या होता है कि वो उतना कभी बढ़ भी जाता है, तो जैसे हमने 10 घंटे रखे, तो अगर जैसे मैंने 12 घंटे का टारगेट रखा और मैं 10 घंटे ही पढ़ पाया तो मेरा 2 घंटे डेफिसिट रहा। इससे अच्छा मैं 10 घंटे का टारगेट रखता था और कभी 2 घंटे एक्स्ट्रा हो गया तो मेरा बोनस हो गया, तो ज्यादा अच्छा, ये पॉजिटिव साइड रहा। तो इसकी वजह से। और फिर दूसरा क्या हुआ कि जैसे मैं पढ़ रहा था, फिर आखिर में कोविड के से हमारी एग्जाम 2 महीने पोस्टपोन हुई, तो उसका भी काफी बेनिफिट मिला, क्योंकि मैं काफी सब्जेक्ट रिवाइज मैंने वापस कर लिए, और कुछ ऐसी चीजें थी जो मैंने स्टार्टिंग में छोड़ी थी कि ये अभी मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय की कमी है, तो वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया। तो इसकी वजह से भी प्रॉपर प्लानिंग देनी रहेगी ना हमारी, तो हम काफी हासिल कर सकते हैं। हमारे सर भी यही बात पे ध्यान देते थे कि प्रॉपर प्लानिंग हमको करनी है। राइट। और मेजोरिटी अगर जो टाइम टेबल बनाने की बात हो, अगर कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन के लिए जो प्लानिंग बनाते हैं उनमें टाइम टेबल बनाते वक्त आप क्या ध्यान रखते थे और आपका बेसिकली टाइम टेबल कैसे बनता था? यानी टाइम टेबल के लिए क्या होता कि जैसे मेरा भाई और मेरा दोस्त था, तो हम तीनों साथ में डिस्कस करते थे कि हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और जैसे हमको क्लासेस हमारी चल रही थी, तो हमें पता था कि ये सब्जेक्ट हमारा हो गया है और ये क्लासेस में आगे होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बताते थे कि अगले 1 महीने हमको ये पढ़ना है मोटा, और अगले फिर 2 महीने में ये कंप्लीट होना चाहिए। फिर उसको ब्रेक डाउन करते थे, क्योंकि बड़े प्लान को हम देखेंगे तो बना नहीं सकते, क्योंकि कभी भी कुछ चेंज हो जाए, तो हम उसको शॉर्ट रखते थे। और बीच में 8-10 दिन से एक ब्रेक का रखते थे कि अगर कुछ छूट जाए तो वहाँ पे हम कवर कर लेंगे, तो इस तरीके से। और फिर जैसे हम 8-10 दिन हो गए तो हम डिस्कस करते कि भाई तुम्हारा कितना हुआ, मेरा इतना हुआ, ऐसा हम रखते थे। तो जिसकी वजह से हम जैसे ग्रुप स्टडी में थे, तो अगर कभी उनका कम हुआ तो हम मोटिवेट करते थे एक दूसरे को कि भाई तुम्हारा ये बाकी है, तुम इसको करो, तो ये अच्छा रहता था। राइट। एक माहौल बन जाता है। यहाँ पे शुभम जी ने बहुत अच्छी बात फ्रेंड्स ये शेयर की कि वो ऑलवेज ट्रैक करते थे अपने आप को कि भाई हम कहाँ पे है, इतने टाइम के बाद हमें इतना करना था लेकिन हुआ कितना है, कैसे नहीं हुआ, एक दूसरे को सपोर्ट करते, हेल्प करते। लेकिन जो ग्रुप होता है यहाँ पे, ये भी एक बहुत अच्छी बात शुभम जी ने शेयर की, क्योंकि तीनों एक लेवल के अगर आप है, तीनों एक मैच्योरिटी लेवल पे, तीनों अगर सीरियस है प्रिपरेशन को लेकर, तो बहुत अच्छी तरीके से आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, एक बड़े गोल को छोटे छोटे गोल में कहीं ना कहीं डिवाइड कर दिए और उसको अचीव किए। और खास करके शुभम जी, मेजोरिटी स्टूडेंट्स टाइम टेबल तो बनाते हैं, लेकिन बात जब ये आती है, वीडियो में कमेंट में भी बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं, सर टाइम टेबल तो हम भी बना लेते हैं 8-10 घंटे का, वो 1-2 दिन करते भी है, लेकिन बाद में वो क्या होता है, डे बाय डे उनमें कहीं ना कहीं रुकावटें आते हैं। हाँ। और एक दिन ऐसा हो जाता है कि वो पूरा टाइम टेबल सिर्फ पेपर पे रहता है, हकीकत में नहीं होता। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो तो वो जब रुक जाते, वहां से फिर से आप कैसे अपने आप को धक्का लगाते थे? तो वो मन में एक ही था लक्ष्य कि हमको सीए करना है। राइट। तो जैसे अगर रुक जाते थे तो फिर सोचा अगर ये नहीं हुआ तो फिर वो नहीं हो पाएगा लक्ष्य। तो जब अंदर रहता है कि दिमाग में कि हमको वो करना है, तो हम अपने आप वो लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा फैक्टर क्या, जैसे मैं और मेरा भाई है, हम साथ में पढ़ते थे एक ही रूम में। तो जैसे अगर कभी मेरा मन नहीं हुआ आज नहीं पढ़ना, तो लेकिन वो बोलता नहीं पढ़ना है तेरे को, ये अपने को पढ़ना है, और कभी उसका मन नहीं हुआ तो मैं उसको बोलता था, तो एक दूसरे का सपोर्ट होता था। तो इसकी वजह से जो अगर कभी हम पीछे छूट भी जाते थे थोड़ा प्लान से, तो कोई नहीं, हम फिर आगे करेंगे। तो ये साथ होने की वजह से, और इतना बड़ा कोर्स आप अकेले नहीं कर सकते, अगर साथ में हो, जैसे हम तीनों लोगों का ग्रुप था, तो इसकी वजह से काफी फर्क पड़ता है। राइट। क्योंकि ये बहुत लंबी सफर है दोस्त। अगर फाउंडेशन से फाइनल तक की अगर बात करें, तो जिस प्रकार से स्टेप है, आप शुभम जी एक बार स्टूडेंट को स्टेप भी आप शेयर कर दीजिए, ताकि अगर कोई स्टूडेंट 11th-12th में हो और उसे अभी प्रॉपर पता ना हो तो उसे भी पता लगा। जैसे कि इसमें टोटल जैसे 4 साल लगते हैं। तो जैसे हम 11 और 12 करने के बाद फर्स्ट लेवल होता है फाउंडेशन। पहले जब मैंने किया था तब सीए सीपीटी होता था, तो वो हम करते हैं। उसके बाद में 9 महीने के बाद में सेकंड स्टेज होता है इंटरमीडिएट, जिसको पहले आईपीसीसी बोलते थे। उसके बाद में फिर हमको 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है, आर्टिकलशिप।
जिसको बोलते हैं, तो वो आप किसी भी सीए के अंडर कर सकते हैं। और जब आर्टिकलशिप के आखिरी 6 महीने हो तो हम सीए फाइनल में अपीयर कर सकते हैं। तो ये इसका पूरा जनरल प्रोसीजर है। अगर आप हर कोई लेवल को फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप क्रैक करते हैं, फिर भी ये सफर 4 साल तक चलती है। और अगर एक आध सेट में कहीं ना कहीं आप एक आध सब्जेक्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाए, एक आध सेट क्वालिफाई नहीं कर पाए, या कोई एग्जाम्स आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो वो आपको थोड़ा बहुत वक्त भी ले सकता है। तो 4 से 5 साल की ये आइडियली एक सफर है। तो इनमें आपको पैशन चाहिए, एक माहौल चाहिए, ग्रुप में अच्छे दोस्त चाहिए जो आपको ऑलवेज मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके कि नहीं यार मैं भी कर रहा हूँ, तू भी कर, तू भी कर रहा है तो मैं भी कर लूँ। एक दूसरे को देखकर कहीं ना कहीं आप प्रिपरेशन कर सकते हो। शुभम जी, खास करके स्टूडेंट को जो मोटिवेशन जो होता है वो लंबे समय तक टिकता नहीं है, तो आपके लिए मेन सोर्स मोटिवेशन का क्या था जिससे आप हर वक्त इंस्पायर रहते थे? अभी जैसे क्या होता कि हमारे सर बोलते थे कि रवि सर कि आपको चाबी चढ़ाता हूँ का, तो कभी जैसे हम पूछते थे सर, तो थोड़े समय से सर हमको डांटते थे कि भाई ये आप क्या कर रहे हो, वो तो आपका बाकी है ऐसे लाइव क्लास में। तो वो कहते हैं ना कि वो जब ठंडे हो जाते हैं तो मोटिवेट करते थे सर। तो ये था। और दूसरा क्या था कि जैसे मेरे चाचा भी सीए हैं, तो उनको काफी अटेम्प्ट लगे थे, तो उसके बाद में वो सीए बने थे। तो जब मैंने शुरुआत की तो मेरे को ऐसा ही था कि मेरे को तीन लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करने हैं, तो यही मेरा लक्ष्य था, तो इसको मैंने करने के लिए रहा। बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे आप कोचिंग कहाँ पे ले रहे हो वो भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है। जैसे शुभम जी ने बताया कि जैसे शुभम जी ने अभी बताया कि रवि सर के वहाँ पे कोचिंग करते हैं। सूरत में हमारे रवि सर है, रवि छावछरिया सर, बहुत ही वेल नोन पर्सनालिटी है जो सीए की प्रिपरेशन करते हैं। वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट रवि सर को नहीं जानते, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी बुक्स भी उन्होंने लिखी है। उसकी किताबों के सपोर्ट लेकर बहुत सारे स्टूडेंट आज सीए की एग्जाम्स में अलग अलग लेवल पे अपना अचीवमेंट भी हासिल कर लेते हैं। और कोई भी एग्जाम्स का जब भी रिजल्ट आए तो उनमें टॉपर में रवि सर के स्टूडेंट ऑलवेज रहते ही है। और आज शुभम जी भी हमारे बीच जो मौजूद है, उपस्थित है, वो भी रवि सर के स्टूडेंट है। तो आप कहाँ पे कोचिंग ले रहे हैं, आप कौन से सर की किताबें पढ़ रहे हो, वो भी एक चीज़ मैटर सीए के अंदर करती है खास करके। और शुभम जी, खास करके जो भी स्टूडेंट्स अभी है, आपने थोड़ा बहुत जो एनालिसिस की है, आप एक सीए परिवार से बिलोंग करते हैं और आपने सीए में सक्सेस भी हासिल की है। तो आफ्टर बिकमिंग ए सीए बन जाने के बाद एक लाइफ क्या होती है, आपके पास कितने ऑप्शन रहते हैं, ताकि ये स्टूडेंट अगर ये कभी कभार ऐसा भी होता है शुभम जी कि ये चीज सुन के कई लोग ड्रीम बना लेते हैं कि यार मुझे सीए बनना है, क्योंकि आपको जो परिवार में जो माहौल मिला है वो मेजोरिटी स्टूडेंट को नहीं मिलेगा। क्योंकि इनमें अभी जो हमें सुन रहे हैं उनमें मेजोरिटी स्टूडेंट ऐसा है कि वो उसके परिवार का पहला सीए बनेगा। जैसे आप 5वां सीए हो, तो मेजोरिटी सीए बनने के बाद कितने बेनिफिट है, आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी रहती है? जी, सीए करने के बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी जैसे रिजल्ट आने के बाद सर ने कुछ कॉन्फ्रेंस रखा था, उसमें एक मैम ने बोला था कि सीए सिर्फ वो कार्य नहीं कर सकता जो वो खुद सोचे में नहीं कर सकता। मतलब वो कोई भी फील्ड में कर सकता है। बहुत सारी फील्ड्स होती है, जैसे मैनेजमेंट कंसल्टिंग है, फिनेंस की फील्ड है, आप टैक्सेशन में ना आगे एक्सपर्टीज कर सकते हो, आप ऑडिटिंग में जा सकते हो। जैसे हमारे 8 सब्जेक्ट है, तो 8 सब्जेक्ट एक अलग से सब फील्ड है। उसके अलावा और भी है, जैसे बैंकिंग सेक्टर में सीए का काफी काम है, और फाइनेंस हुआ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हुआ। अभी जैसे मैनेजमेंट कंसल्टिंग में भी कुछ काफी फर्म्स जो है वो डायरेक्ट सीए का रिक्रूटमेंट कर रही है। तो और फिर आप डायरेक्ट इंडस्ट्री में भी जा सकते हो, जैसे मैनेजमेंट ट्रेनी पोजीशंस है, इन सब में आजकल जो नई कंपनीज है वो सब हायर कर रही है सीए को। राइट है, मतलब और फिर आप खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अभी जाते ये क्योंकि प्रैक्टिस खुद की करने का एस्टेब्लिश कर सकते हो, इसमें आप एक्सपर्टीज कर सकते हो। ये काफी कोर एरिया है। यानी दो हम कह सकते हैं 2 फील्ड हो गई, एक प्रैक्टिस जहाँ पे आप खुद कर सकते हो, दूसरे जॉब, और इसके अंदर अलग अलग फील्ड हो गई। राइट। आपको जॉब करना है तो जॉब में भी बहुत सारे अलग अलग डोमेन है, जैसे कहा कि फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, कंसल्टिंग है, बहुत सारे ऑप्शन है। या तो आप खुद की प्रैक्टिस मतलब खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, और खुद के बिजनेस में भी आप पर्टिकुलर अलग अलग डोमेन में एक्सपर्टाइजेशन हासिल करके अलग अलग चार्जेस लेकर आप लोगों को सर्विस बेटर दे सकते हैं। ये यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है दोस्त, ये डिपेंड्स ऑन योर स्किल, डिपेंड्स ऑन योर एक्सपर्टाइजेशन। आपकी कितनी एक्सपर्टाइजेशन है उस हिसाब से आप कहीं ना कहीं अपना करियर इस फील्ड में बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारा वाइल्ड स्कोप है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, और इस देश को बहुत सारे अच्छे सीए की भी आज की तारीख में बहुत ताकीद ज़रूरियात है। तो इस फील्ड में अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल फोकस कर सकते हैं। और शुभम जी, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे, जैसे अभी आपने कहा कि साइंस वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और ये सीए करके निकल जाते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि कॉमर्स वाले पीछे रह जाते हैं, क्रैक नहीं कर पाते, और साइंस वाले करके निकल जाते हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 11th 12th साइंस कर रहे हो
और अभी आपको बाद में पता लगा और आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, तो आप ऑब्जर्वेशन कीजिए, एनालिसिस कीजिए, कोई काउंसलर की आप सपोर्ट लीजिए और आप एक डिसीजन लेकर आप भी सीए कर सकते हैं। शुभम जी, एक और चीज़ है कि बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि 12th के बाद हम कॉलेज करना कंपलसरी है, कि कॉलेज के साथ सीए करे तो बेटर रहता है कि डायरेक्ट सीए अगर करे तो बेटर रहता है? इसमें ऐसा कंपलसरी कुछ भी नहीं है कि जैसे डायरेक्ट 12th के बाद हम सीए कर सकते हैं, क्योंकि सीए को भी डायरेक्ट मास्टर डिग्री जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन माना गया है। कि पहले तो क्या होता था कि इसको पोस्ट ग्रेजुएशन का दर्जा नहीं था, तो कुछ एडिशनल कोर्स अगर हमको करने होते थे तो उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए थी। लेकिन अभी जैसे अब किसी को अगर एलएलबी करना होता था पहले, तो उसको ग्रेजुएशन चाहिए थी, लेकिन अभी सीए करने के बाद हम डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन करने का फायदा रहता है कि कुछ कुछ कंपनी क्या होती है, वो शॉर्टलिस्ट सिर्फ इस बेसिस पे करती है, या एक रिक्वायरमेंट उनकी एलिजिबिलिटी रहती है कि ग्रेजुएशन कंपलसरी है। तो जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया, तो आज सीए कंप्लीट करने के बाद लगता है कि अगर मैं करता तो और अच्छा रहता। वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन अगर करें तो अच्छा रहेगा ग्रेजुएशन करना। यस, बहुत अच्छी बात शुभम जी आपने कही। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी ये सोच रहे कि मैं डायरेक्ट सीए करूं, तो ये पॉइंट को भी आप नजरअंदाज ना करें। आप अगर ग्रेजुएशन के साथ कर सकते तो भी वेल एंड गुड है, अगर नहीं करते तो भी कुछ अटक नहीं रहा है। लेकिन ये शुभम जी का भी एक्सपीरियंस है और बहुत सारे सीए टॉपर्स का भी एक्सपीरियंस है कि अगर आप ग्रेजुएशन के साथ करते हो तो बेटर है। डिपेंड्स ऑन योर नीड एंड डिपेंड्स ऑन योर अपॉर्चुनिटी, और आपकी पर्टिकुलर क्या क्या चैलेंजेस है उसको देखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। और खास करके शुभम जी, लोगों के दिमाग में, स्टूडेंट्स के ये दिमाग में एक मिथ है कि सीए बहुत टफ कोर्स है। हाँ। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? तो जैसे टफ तो है और लेंदी भी है, क्योंकि इतने समय 8 सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा है। पर जैसे प्रॉपर प्लानिंग में उसको हम ब्रेक डाउन कर देंगे तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। बस प्रॉपर प्लानिंग चाहिए और डिटर्मिनेशन चाहिए, कंटिन्यूस मेहनत चाहिए। कि जैसे आखिर के 6 महीने होते हैं एग्जाम से पहले, तो जो फाइनल की एग्जाम होती है तो उसमें हमको पूरा टाइम देना होता है। तो जैसे मैं आखिर के 6 महीने कहीं नहीं गया, जैसे घर पे ही था, फिर बस कभी कभी चला गया थे, तो पूरा समय अगर हम देंगे तो वो अगर उसको हमने कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, हमने उसको समझ लिया, वो टफ चीज़ है, अगर कुछ है कॉम्प्लेक्स चीज़ है तो उसको हमने एनालाइज करके शॉर्ट में अपनी भाषा में उसको ले लिया, तो टाइम चाहिए उसमें, तो फिर हम आसानी कर सकते हो। प्रॉपर गाइडेंस हो, जैसे हमारे मेंटर्स है, सर है और हमारे जो सीनियर्स है, तो उनकी गाइडेंस के थ्रू हम इसको कर सकते हैं टफ आसानी से। राइट है। और खास करके शुभम जी, रिवीजन भी ये सीए की सफर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपका रिवीजन शेड्यूल क्या रहता था? पर्टिकुलर कैसे रिवीजन करते थे? अभी रिवीजन तो ऐसा था कि जैसे कि हमने पढ़ाई स्टार्ट की एग्जाम से 2 साल पहले और एग्जाम में 2 साल बाद में, तो उसमें हम स्वाभाविक है कि हम भूल जाएंगे। तो मैं इस तरीके से करता था कि जैसे जिन कुछ सब्जेक्ट होती है, जैसे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे डायरेक्ट टैक्स है, तो वो क्या था कि मैंने ऑफिस में भी डायरेक्ट टैक्स का काम करता था मैं, तो मेरे को प्रैक्टिकली पता था। तो मैंने स्टार्टिंग में ना करते हुए आखिरी में हमने रखा, और अमेंडमेंट भी होते हैं तो सर भी हमको आखिरी में पढ़ाते हैं, तो उसको हमने आखिरी में किया और एक बार पढ़ा और हो गया। और कुछ सब्जेक्ट जैसे ऑडिटिंग है, ये सब सब्जेक्ट्स है जो थियरी सब्जेक्ट है, उनको हम बार बार में रिवाइज करना होता है, तो वो स्टार्टिंग में हमने कर लिए, तो उसको हम किसी चीज़ का 3-4 बार रिवीजन हो गया और कुछ सब्जेक्ट का 1 बार रिवीजन हुआ। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हमको रखनी होती है कि ऐसा नहीं कि मैं सारे सब्जेक्ट में ही 4 बार रिवीजन करूँ, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी सब्जेक्ट का तो 1 बार ही हो सकता है। और जैसे कि हमको आखिरी के 2 महीने कोविड के से आखिरी एक्स्ट्रा टाइम मिला था, तो कुछ चीज़ें मैंने उस 2 महीने में ही की थी, तो उसका रिवीजन हुआ नहीं, वो वहाँ पे मैंने की और डायरेक्ट फिर एग्जाम में। राइट। तो ये कौन से सब्जेक्ट को आपको कब लेना है, ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी का एक पार्ट है। तो ये भी आप देख सकते हैं आपकी अकॉर्डिंग टू आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, पर्टिकुलर कौन सा सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगता है, थियरिकल है, प्रैक्टिकल है, आप जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस में पर्टिकुलर वहाँ पे आपको कौन सा ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल रहा है, क्योंकि हर कोई सीए की अलग डोमेन की एक्सपर्टाइजेशन होगी। तो वो जो डोमेन में वहाँ पे आप काम कर रहे हो, वो सब्जेक्ट को आप लास्ट में रख सकते हैं, ताकि बहुत कम वक्त में आप बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे परफॉर्म कर सकें। और खास करके शुभम जी, इंटरमीडिएट के बाद बहुत सारे स्टूडेंट क्विट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे 3 साल का बहुत बड़ा ये जो गैप है, वो 3 साल में बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं इधर उधर वो फील्ड में चले जाते हैं, या तो क्विट कर लेते हैं, हार मान जाते हैं, या तब तक रुक नहीं पाते। तो उसके लिए आप पर्टिकुलर क्या कहना चाहेंगे? अभी क्विट तो ऐसा है कि जैसे जो सीए करने के बाद जो कीमत मिलती है, जो सम्मान होता है और जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वो देख के ही हमको क्विट नहीं करना चाहिए। अब जैसे जरूरी नहीं है अगर हम फेलियर है तो पास होंगे ही, फेलियर इज नॉट एन ऑब्स्टेकल। मेरे खुद के चाचा, उन्होंने 4 से 5 अटेम्प्ट लिए सीए करने के बाद लिए, तो ऐसा नहीं, वो हार नहीं थे कि भाई ये मैं फेल हो गया तो आगे कैसे करूंगा। और मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड है कि जैसे वो फेल हुए, 1-2 अटेम्प्ट ली, उसके बाद में आज बने हैं सीए और अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो फेलियर इज नॉट एन ऑब्स्टेकल। फिर रही बात वो 3 साल गैप की, वो 3 साल का गैप तो जरूरी है, क्योंकि जैसे हमने थियोरेटिकल पढ़ा,
लेकिन जब ऑफिस में जाके हम उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे कि मैंने डायरेक्ट टैक्स में मैंने अच्छा था मेरा, और मैंने जब तो आर्टिकलशिप की, तो वो मैंने 3 साल आर्टिकलशिप में डायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ा कि इनडायरेक्ट टैक्स में कैसे असेसमेंट होते हैं, कैसे अपील वगैरह होते हैं। तो पूरा मैंने जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो और सब्जेक्ट में और इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो जब ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी रहती है, तो ये 3 साल गैप कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। राइट, क्योंकि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी होना चाहिए, तो आपको बहुत मजा आएगा। और आप जो पढ़ चुके हैं, आपने जो कहीं ना कहीं किताबों में देखा है, आप क्लास में जो पढ़े हैं, वही चीज आपको रियल लाइफ में जब फेस करने मिलेगी तो आपको वो कनेक्ट होगा और आपके लिए वो बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि इस दुनिया में बहुत ऐसे कम कोर्स है जो प्रैक्टिकल रियल कोर्स है। जैसे कि मेडिकल में अगर आप एमबीबीएस देख ले, उसी प्रकार से ये सीए का जो कोर्स है वो फुल ऑफ प्रैक्टिकल कोर्स है। और यही कारण से इस कोर्स की आज हाईली डिमांड भी है। खास करके शुभम जी, जो भी स्टूडेंट्स है, अब मेनली जो सब्जेक्ट है, अब फाउंडेशन तो क्लियर कर लेते हैं, इंटरमीडिएट भी आप क्लियर कर लेते हैं, लेकिन वो 3 साल की प्रैक्टिस के साथ साथ फाइनल की तैयारी करना। हाँ। क्योंकि वहां पे आपको कोई सीए के अंडर में काम भी करना है और साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। क्योंकि हाँ। लास्ट 6 महीने में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लास्ट 6 महीने की प्रिपरेशन से शायद आप क्रैक ना भी कर पाए। हाँ। तो ये दोनों चीज को आप कैसे मैनेज करते थे और वहां पे आप कैसा प्लानिंग बनाते थे? तो उसमें तो ऐसा रहता है कि जैसे हमारी ऑफिस का टाइमिंग रहता है 11 से 6, जनरली ये आईसीआई के द्वारा यही टाइम निर्धारित रहते हैं। तो सुबह जनरली क्या होता है कि हम या तो सुबह क्लास कर सकते हैं या फिर शाम को सर ने क्लास रखते हैं, तो कभी सुबह कभी शाम। तो फिर जो टाइम रहता है उसको हम पढ़ सकते हैं जो क्लास में हुआ। और स्टार्टिंग के फेज में जैसे हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है, फिर डेली हुई, फिर ना क्या बोलते हैं पहले 1.5 घंटे की, फिर 3 घंटे की क्लास। तो धीरे धीरे इंक्रीज होती है क्योंकि धीरे धीरे उसका टाइम क्लास का बढ़ जाता है। और आखिरी के 6 महीने में हम जैसे ऑफिस से लीव ले सकते हैं, तो लीव लेके हम फिर पूरा टाइम हम पढ़ाई पे दे सकते हैं। तो स्टार्टिंग के टाइम में हमको थोड़ा मैनेज करना रहेगा, और टाइम तो मैनेज करना ही रहेगा क्योंकि हर जगह जैसे जो बिजनेस करते हैं तो वो भी सुबह, जैसे मेरे पापा है तो मार्केट जाते हैं 10 बजे और आते समय उनको 8 बज जाता है। तो हर जगह आप फील्ड में टाइम तो मैनेज करना ही रहेगा। सिमिलरली सीए में भी हमको टाइम तो मैनेज करना ही रहेगा। राइट राइट, बहुत अच्छी बात आपने शुभम जी शेयर की। और खास करके शुभम जी, जो भी स्टूडेंट ये फील्ड में आना चाहते हैं उसके लिए आपका कोई पर्टिकुलर एक मैसेज हो तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे? बस मेरा यही है कि सीए जैसा कोर्स है, ये आप करोगे तो आपको जितना सम्मान मिलता है और जो अपॉर्चुनिटीज है इसके बारे में, और जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि हर दिन आप नया सीखते हो। और जैसे जरूरी सीए मेरे यानी सर कहते हैं सीए इज नॉट एन एंड, इट इज ए बिगिनिंग। मतलब ये अंत नहीं है, ये नई शुरुआत है अलग अलग कोर्सेज की। तो इसके जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है उसके लिए सीए करना चाहिए। और जो फिर अगर हम रेगुलर रहेंगे, पूरे अच्छे से गाइडेंस से हम पढ़ेंगे, तो सीए हम क्रैक कर सकते हैं। राइट। और शुभम जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स सीए एक तो 3 कैटेगरी में होते हैं मेरे अंदाज से। एक तो वो फाइनल एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते, एक वो कैटेगरी है जो एग्जाम क्रैक कर लेते लेकिन कोई अच्छा स्कोर नहीं होता या तो रैंक नहीं होता, और एक आप जैसे स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं अच्छे रैंक के साथ, जिसे हम टॉपर्स कहते हैं, वो टॉपर के साथ सीए पास करते हैं। तो ये पास करना और टॉप करना, ये दोनों के बीच में कौन सा ऐसा माइनर डिफरेंस होता है ताकि वो रिजल्ट में इतनी बड़ी इंपैक्ट देता है? उसके लिए क्या प्रिपरेशन में क्या ध्यान रखना चाहिए जो आपको टॉपर बनाता है? पहले तो ऐसा है कि सीए मतलब सीए, तो जैसे आईसीआई भी डिस्टिंग्विश नहीं करती कि ये बच्चा रैंक लाया है, ये 400 पे पास हुआ है, तो आप सीए बन गए तो आप यानी सबके इक्विवेलेंट ही है, यानी सब आप बराबर है। फिर जैसे कि ऐसा है कि थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज रैंक को इनिशियली ज्यादा होती है स्टार्टिंग के साल में। जैसे अगर हम फिर 1 साल में देखें तो उनमें कुछ अंतर नहीं है एक बार के लिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज को एक्सपीरियंस देखता है कि आप कैसा काम करते हो, और वो निर्भर करता है। फिर क्या है कि जैसे कि रैंक लाना है, ऐसा है कि हम कभी, जैसे मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरे को रैंक लाना है क्योंकि मैं पढ़ाई करूंगा तो मेरा रैंक आएगा। बस रेगुलर रहा, मेरा टारगेट है कि मेरे को एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है और मेरे को अच्छे से एग्जाम देनी है। तो वो मैं अगर अच्छे से मैं एग्जाम दे पाया तो इसका एडिशनल बेनिफिट है रैंक। राइट। तो आपका 13वां रैंक है, लेकिन कभी मुझे ये रैंक प्राप्त करना है वैसा गोल आपने कभी नहीं बनाया था? हाँ, यानी मैं सोचा, मेरे को लगा था कि जैसे मैं इंटरमीडिएट में नहीं था, थोड़े नंबर था, तो मेरे को लगा कि अगर आ जाए तो अच्छा है। अच्छा। पर ऐसा मैंने सोचा नहीं कि मेरे को रैंक ही लाना है, उसके लिए ही मेरे और कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता कि रैंक आ गया तो आपको कोई अलग से इतनी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि सबके जैसे ऐसा है कि जैसे प्लेसमेंट, मैंने कई लोगों का जो दोस्त है जिनका रैंक नहीं आया, उनका हो गया है और मेरा अभी तक नहीं हुआ। क्योंकि जैसे क्या, जो मैं प्रोफाइल ढूंढ रहा हूँ, जैसे टैक्स की जो प्रोफाइल है, तो उसमें भी नहीं अच्छे से नहीं मिली। कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे कोर में मेरे कई फ्रेंड है तो वो जस्ट पास हुए हैं, पर उनको यानी जो स्किल उन्होंने जो आर्टिकलशिप में सीखा वो काफी अच्छा सीखा है। तो जैसे उन्होंने किया है तो उसकी वजह से उनका प्लेसमेंट भी हो चुका है। और मेरे कुछ फ्रेंड्स है जैसे उन्होंने भी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की इनिशियली,
तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रैंक आए ऐसे कुछ, लेकिन ऐसा स्टार्टिंग में कुछ जैसे कंपनीज है उनको सिर्फ ऐसा कहती है कि इसी में सिर्फ रैंक होल्डर्स ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे कुछ रहते हैं। राइट, बाकी आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने जो सीखा है, हमें तो वही रहेगा। और शुभम जी ने एक बहुत अपना ही एग्जांपल देकर बात की कि उसके साथ जो उसके फ्रेंड है जिसका नंबर नहीं है लेकिन आज उसका प्लेसमेंट हो गया है, और शुभम जी ने अभी तक कोई कंपनी सिलेक्ट नहीं की है क्योंकि वो कस्टमाइज अपनी चॉइस के हिसाब से थोड़ी बहुत उसकी जो नीड है, उसका जो एक्सपर्टाइजेशन है, वहां पे वो जाना चाहते हैं। तो रैंक और एवरेज रिजल्ट आपको लाना, उनमें बहुत कोई अंतर नहीं पड़ता। आप सीए ही कहलाओगे, आपके नाम के आगे सीए ही लिखा जाएगा। तो अगर टॉप कर रहे हो तो सीए टॉपर करके आपका नाम नहीं लिखा जाएगा, तो ये बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अगर आ जाता है तो बहुत बड़ी बात है। उसके पीछे भागना और उसका स्ट्रेस लेना वो बहुत जरूरी नहीं है। लेकिन आप बेस्ट प्रिपरेशन करें तो अगर आपकी चॉइस नहीं होगी, आपकी इच्छा भी नहीं होगी, फिर भी रैंक आ जाएगा क्योंकि आपकी वो रैंक की प्रिपरेशन है। और शुभम जी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कि गोल नहीं था कि मुझे यही रैंक चाहिए, लेकिन फिर भी वो वहां तक पहुंच गए क्योंकि उस गोल के लेवल की उसकी प्रिपरेशन थी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें शुभम जी, जो हमने अभी हम जो बात कर रहे थे, रैंक लाना न लाना, गोल अचीव होना न होना, आप प्रिपरेशन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन ये जो सफर है उस सफर में कहीं ना कहीं आपको छोड़ने का मन करेगा, क्विट करने का, जैसे हमने आगे भी बात करी। या कभी कभार स्टूडेंट को ये होता है अंदर से कि यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत, क्योंकि ग्रुप कर रहा था सीए तो मैं भी आ गया सीए के अंदर, लेकिन ये आगे जाके पता लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा समुद्र है, इनमें तो मैं डूब जाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। तो उस वक्त उसे क्या करना चाहिए? और आपकी लाइफ में ये सफर में 4 साल की सफर में अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आपने क्या किया? जी, सबसे पहले तो ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ क्योंकि जो मेरा ग्रुप था वो काफी पॉजिटिव लोग थे। पॉजिटिव, क्योंकि जैसे हमारे ऑफिस में भी थे, वो भी सब हम उनके साथ रहते थे। फिर हमारे फैमिली में भी मेरे चाचा थे सीए में, मौसा जी सीए हैं, और जैसे हम जहाँ पे जाते थे तो सर भी हमको गाइडेंस करते थे। अगर फिर भी अगर आप ऐसी स्थिति में अटको तो जो हम आपके जो मेंटर्स है वो आपको सबसे अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। उनको पता है कि आप किस में अच्छे हो, तो हम कभी क्या होता है कि प्रेशर में डिसीजन नहीं ले सकते, वो गलत ही होता है। तो जैसे वो मेंटर से अगर मिलेंगे तो वो आपको अच्छे से गाइडेंस कर सकते हैं, तो वो हमको लेना चाहिए। राइट। और फिर ऐसा है कि फेलियर से डर के छोड़ देना इज नॉट गुड थिंग। राइट। तो जहां पे भी आप अटके वहां पे आप कोच का सपोर्ट लीजिए। आप जिसे गुरु मानते हैं, जिसे मेंटर मानते हैं, जो भी कोचिंग में जाते हैं, या तो आपके सर है, आपके टीचर है, आपके फादर है, या जो भी आप जो कोर्स कर रहे हो वो कोर्स में जो एक्सपर्ट है उसकी आप एडवाइस जरूर से लीजिए, तो ताकि आप जहां पे अटके वहीं से आपको धक्का वही दे पाएगा। अगर आपके जैसे ही लोगों से आप पूछोगे तो आपको जो मिला है वही उसे भी मिला है, तो वही वो पास करेगा, तो शायद वो सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छी बात शुभम जी ने शेयर की। और एंड में शुभम जी, आपको एक स्टूडेंट को जो मैसेज, पॉजिटिव मैसेज देना हो, आपके अनुभव के हिसाब से, आपकी इस यात्रा के हिसाब से, आपका ये जो रैंक आया उस हिसाब से आपको अगर पॉजिटिव मैसेज देना हो तो आप क्या दोगे? जी, ऐसा है कि स्मॉल थिंग्स मेक्स बिग डिफरेंट, कि जैसे हम धीरे धीरे हम प्रिपरेशन करेंगे, छोटे प्रिपरेशन को डिवाइड कर देंगे तो छोटे छोटे कदमों से ही लंबी मंजिल मिलेगी। राइट। तो आप इस सफर पे अटकिए मत, रुकिए मत और चलते रहिए। एक दिन जरूर आप भी शुभम जी की तरह अपनी मंजिल को पा लेंगे। उसी आशा के साथ हमने इस इंटरव्यू को शॉर्ट में आपको थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिल सके उस हिसाब से प्रयास किया। शुभम जी ने अपना बहुत कीमती वक्त हमारे साथ बिताया। शुभम जी, स्पेशली आपका धन्यवाद, और खास करके आप सभी दोस्तों का धन्यवाद कि आप इस इंटरव्यू को एंड तक जरूर आपने देखा, आपने बहुत सारा लर्निंग लिया, और इस लर्निंग को आप अपनी रूटीन, कोई भी एग्जाम हो, सीए की एग्जाम हो या सीएस की हो, या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें आप अप्लाई करें। क्योंकि फॉर्मेट तो, रूल्स तो सेम ही है, टाइम टेबल रूल्स हर जगह सेम है, मेहनत तो हर जगह इक्वल ही आपको करनी रहेगी। कोर्सेज अलग अलग है, एग्जाम अलग है, हर की पैटर्न अलग है, लेकिन ये सफर है, वो सफर तो एक ही रहेगी, संघर्ष की। तो आप सभी ने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। Also thanks to all participants who just give me wonderful support every time. और इसी आशा के साथ हमारे साथ आप बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, आपके ग्रुप तक जरूर शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लेकर, सीए को लेकर, सर को लेकर, शुभम जी को लेकर अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन को लिखिए। और आप बहुत सारे ऐसे और कौन से टॉपिक पे, आप कौन से एग्जाम्स पे इंटरव्यू चाहते हैं, वो भी आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। जय हिंद, जय भारत।